नमस्कार। आज हम बात करेंगे युग्मक जनन की। युग्मक जनन क्या है? देखिए, सबसे पहले युग्मक क्या है? युग्मक वो अगुणित संरचना है जो द्विगुणित जीव के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करती है। यानी युग्मक के द्वारा द्विगुणित जीव का निर्माण होता है। यानी युग्मक खुद अगुणित होता है। युग्मक माता और पिता दोनों से प्राप्त होते हैं और ये दोनों युग्मक मिलकर एक नई संतति का निर्माण करते हैं। युग्मक जनन वर्षण अथवा अंडाशय की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। नर में इस क्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन, मादा में इसे अंडाणु जनन या अंड जनन कहते हैं। युग्मक जनन, इसमें हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की। शुक्र जनन नर में वर्षण की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वर्षण की जनन एपिथीलियम कहाँ पाई जाती है? सर्टोली सेल्स के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर पाई जाती है। इसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्पर्मेटिड्स और शुक्र कायंत्रण यानी स्पर्मियोजेनेसिस। पहला है स्पर्मेटिड्स का निर्माण और दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। पहला है शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी इसे हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहला जो होता है उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। पहला जो प्रोसेस है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जनन काल प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही स्पर्मेटिड के निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती। जंतुओं में जब जनन काल प्रारंभ होता है उससे कुछ समय पूर्व ही स्पर्मेटिड बनना प्रारंभ हो जाता है। स्पर्मेटिड की क्रिया को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है गुणन प्रावस्था, दूसरी है वृद्धि प्रावस्था, तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। पहली है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, तीसरा है मैचुरेशन फेज। बात करें हम गुणन प्रावस्था की। गुणन प्रावस्था जनन एपिथीलियम की जिन कोशिकाओं में से शुक्राणु बनते हैं वे प्राइमरी जर्म सेल या प्रीमोडियल जर्म सेल्स कहलाती है। ये जो सेल्स होती है वो जर्मिनल एपिथीलियम में पाई जाती है और ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है ये इन सेल्स से स्पर्मेटिड के निर्माण की क्रिया प्रारंभ करती है। यानी ये संख्या में इनकी वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इस फेज को हम मल्टीप्लिकेशन के फेज कहते हैं। ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल है इनका आकार एवं केंद्रक जनन एपिथेलियम की अन्य कोशिकाओं से बड़ा होता है, क्योंकि ये आकार में थोड़ी सी बड़ी होती है। ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा लगातार विभाजित होती रहती है। देखिए, समसूत्री विभाजन का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर। समसूत्री विभाजन जब भी पाया जाएगा इसका मतलब संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये सेल्स जो है लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती रहती है और संख्या में वृद्धि कर लेती है। इस प्रकार जो कोशिकाएं बनती है, जर्मिनल एपिथीलियम की सेल्स के डिवीजन के बाद जो कोशिकाएं बनती है, इन कोशिकाओं को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये जो सेल्स होती है वो द्विगुणित होती है, यानी द्विगुणित कोशिकाओं के लगातार समसूत्री विभाजन के कारण जो सेल्स बनती है डिवीजन से प्रथम बार, उन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब है वृद्धि प्रावस्था। जब लगातार विभाजन हो गया और बहुत सारी जो है सेल्स है वो स्पर्मेटोगोनिया में परिवर्तित हो गई है और नंबर बढ़ गया है उनका, अब इनमें एक अन्य प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है जिसे हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। इस विभाजन के पश्चात बनने वाली जो स्पर्मेटोगोनिया को सेल्स है वो पोषक पदार्थों को एकत्रित करना प्रारंभ कर देती है।
इन पोषक पदार्थों के एकत्रीकरण के कारण ये आकार में बहुत बड़े हो जाते हैं। अब ये जो सेल्स है, इन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। यानी अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनियन सेल है वो आकार में बहुत बड़ी हो गई है अन्य कोशिकाओं से। जब ये आकार में पोषक पदार्थों को एकत्रित कर कर बड़ी हो जाएगी तो इन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। जब ये पोषक पदार्थ एकत्रित करती है तो इनका केंद्रक भी अन्य कोशिकाओं के मुकाबले बड़ा हो जाता है। अब है परिपक्वन प्रावस्था। जब ये सेल्स लगातार विभाजन पोषक पदार्थ एकत्रित करके बड़ी हो जाती है, तब इसमें जो है अन्य प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है, जो अंतिम प्रावस्था है जिसे हम कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रथम परिपक्वन प्रावस्था, दूसरा है द्वितीय परिपक्वन प्रावस्था। पहला है प्रथम परिपक्वन प्रावस्था यानी फर्स्ट मैच्योरेशन फेज। इस प्रावस्था में प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है, जो आकार में बड़े हो गए हैं, होने वाला जो विभाजन होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो विभाजन होता है उसे हम फर्स्ट मैच्योरेशन फेज या प्रथम परिपक्वन विभाजन कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो दो सेल्स बनती है डिवीजन के बाद, उन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि आकार में बड़ा था वो फिर से विभाजन करेगा और विभाजन के द्वारा दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं, निर्माण हो जाता है। इन दोनों पुत्री कोशिकाओं को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब है द्वितीय परिपक्वन विभाजन। इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है उनमें फिर से विभाजन होता है और वो दो और जो है सेल्स का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार दो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उनसे टोटल 4 जो है सेल्स का निर्माण हो जाता है, जिन्हें हम स्पर्मेटिड कहते हैं। यानी पहले जो सेल्स है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो लगातार विभाजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाएगी, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है फिर विभाजन करके टोटल 4 जो है सेल्स का निर्माण कर लेते हैं, जिन्हें हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और ये जो स्पर्मेटिड है वो अगुणित होते हैं, एन होते हैं, और इनमें जो है इन स्पर्मेटिड में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से ही ये शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं या शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। अब बात करें स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो गोल स्पर्मेटिड है वो जो स्पर्मेटिड है वो धागे नुमा लंबा एक संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। ये जो गोल संरचना है, स्पर्मेटिड जो गोल संरचना है, इसमें कई परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन के कारण ये जो है लंबे धागे नुमा संरचना स्पर्म में बदल जाता है। इसके लिए इनमें कई परिवर्तन होते हैं, और ये जो परिवर्तन होते हैं वो जो है शुक्राणु के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो कैविटी होती है उसके अंदर संपन्न होते हैं। इसमें एक जो परिवर्तन होते हैं इन सेल्स में वो निम्न प्रकार से होते हैं। सबसे पहले जो परिवर्तन होगा वो होगा कि इनमें कोशिका द्रव्य विलुप्त हो जाता है। धीरे धीरे जो इनका साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना प्रारंभ हो जाता है। इस डिसअपियरेंस के कारण जो ऑर्गेनेल्स है वो एक विशेष जगह पर, एक विशेष स्थान पर व्यवस्थित होना प्रारंभ हो जाते हैं। इनमें महत्वपूर्ण रोल है सेंट्रियोल का। जो सेंट्रियोल है वो समीपस्थ और दूरस्थ दो सेंट्रियोल के जो सेंट्रियोल जो है दो समीपस्थ और दूरस्थ स्थान पर व्यवस्थित हो जाता है। इनसे फ्लैजेलम का विकास होता है जो कि टेल का निर्माण करेगा। इसके पश्चात माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस सेंट्रियोल के द्वारा बनाए गए फ्लैजेलम के चारों ओर एक तंतु के जो फ्लैजेलम के चारों ओर जो बनाए हुए तंतु है उसके चारों ओर सर्पिला आवरण में व्यवस्थित
हो जाता है और गोल्जिकाएँ जो है वो ऊपर की तरफ पहुंचकर एक्रोसोम का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से ये जो गोलाकार जो स्पर्मेटिड है वो जो है लंबा धागेनुमा स्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। केंद्रक गोल की बजाय लंबा हो जाता है, अंडाकार हो जाता है। प्रत्येक शुक्राणु के विकास में 2 से ढाई माह का समय लगता है। ये जो जो परिवर्तन है वो स्पर्मेटिड में होता है। स्पर्मेटिड में जो है गोलाकार संरचना जो है वो लंबे शुक्राणु के निर्माण में या शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में मैं आपको oogenesis के बारे में विस्तार से बताऊंगा। थैंक यू।